Welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. We are going to discuss the climate change and conventions. This is one of the topic which is again and again asked by UPSC. So I hope everybody has now understood this is a फटाफट series जो कि हमारा in the coming time we are going to cover up the important topics जो बार बार UPSC पूछ रहा है and we can ensure you will find the questions from these topics in the coming paper also. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और ये क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस बार बार यूपीएससी पूछ रहा है। अगर आप पिछले 4 पेपर देखें, ये पूछा गया था पिछली बारी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। अभी आंसर नहीं करूँगा, एंड में करेंगे जी। इसी प्रकार बेसल कन्वेंशन पिछले CDS 2020-1 में पूछा गया, किससे रिलेटेड है। इसी प्रकार ये भी पूछा, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कमिट स्टेट्स टू रिडक्शन, 2019-1 में CDS में पूछा। तो आपको हर बारी कोई प्रोटोकॉल कोई कन्वेंशन पूछी जा रही है हर बारी। तो आइए ज़रा समझें, इन प्रोटोकॉल्स को याद करें और व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। और ये क्लाइमेट चेंज टॉपिक, इन्वायरमेंट का टॉपिक, ये सब CDS के क्वेश्चन हैं जो आपको अभी दिखाए हैं। पिछले CDS 2017 से यूपीएससी पूछ रहा है, कभी मॉन्ट्रियल पूछ रहा है, कभी इस कन्वेंशन पे पूछा, क्योटो पे पूछा, इवन कार्टिजीना प्रोटोकॉल भी पूछा था। आई डेंट गेट द क्वेश्चन, यू कैन चेक आउट। आइए ज़रा आप चेक करें। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के बारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर इतिहास में शुरू हुआ क्लाइमेट चेंज के बारे या इन्वायरमेंट के बारे, वो 1972 में हुआ था जी, जिसको हम कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम, जहाँ पर पहली बारी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के रिलेटेड एक मीट हुई थी, जिसके तहत 26 प्रिंसिपल्स कंसर्निंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि हेडक्वार्टर है जिसके नैरोबी कीनिया में, ये भी याद रखिएगा। सो UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में स्टॉकहोम मीट के तहत, ये चीज़ पहले याद रखिएगा। उसके बाद अगर मीट हुई थी तो वो WCED हुई थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस मीट में यहाँ पर बर्टलैंड कमीशन बनाई गई थी, और उस रिपोर्ट का नाम था, ये भी बहुत बारी पूछा हुआ यूपीएससी ने, आर कॉमन फ्यूचर इन 1987, जहाँ से कॉन्सेप्ट वर्ड आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे वर्ल्ड में एक वर्ड आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है जी। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट दी, बर्टलैंड कमीशन बनाई, और उसको बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सीक्स द नीड्स ऑफ द मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। ये चीज़ याद रखिएगा जी। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स, इन पर्टिकुलर द एसेंशियल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, ऑफ टू विच ओवरराइडिंग प्रायोरिटी शुड बी गिवन। एक्चुअल में आपने ये ऐसे में भी काम आ सकता है। डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का एक उस समय, व्हेन एट द टाइम ऑफ 1980s, आपको देखा होगा वर्ल्ड में इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की अवेयरनेस होनी शुरू हो चुकी थी। क्लियर है जी। और उसी टाइम पे एक वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया, और ये ऐसे भी आ सकता है इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। तो वहाँ पर आपको कंक्लूड करना है कि इन्वायरमेंट होना चाहिए या डेवलपमेंट, तो आपको आंसर हमेशा करना है वी शुड लीड टू द सस्टेनेबल। डेवलपमेंट भी चाहिए अपने को, इन्वायरमेंट भी चाहिए, दोनों चीज़ें साथ के साथ चलनी चाहिए। तो नेट क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट करिए लेकिन ऐसी करिए सो दैट इट डज नॉट हैम्पर द इन्वायरमेंट, और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को नज़र में रखते हुए। तो ये था चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आया था। आजकल आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं 2030 तक, जो 2016 से लेकर 2030 तक टारगेट है। तो वो भी यहीं से वर्ड पूछ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कहाँ से, बर्टलैंड कमीशन से। उसमें रिपोर्ट थी आर कॉमन फ्यूचर। आइए ज़रा अगला देखें। इस वर्ल्ड जो बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट थी, इससे 1992 सबमिट हुआ। पहले 72 में हुआ, उसके बाद 20 साल बाद रियो दी जनेरियो में ये सबमिट हुआ जी, जिसका नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसको ये भी कहा जाता है अर्थ समिट। याद रखें 1992 अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट टुक प्लेस इन 1992। यहाँ से शुरुआत हुई तीन इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तीसरी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये तीन कन्वेंशन इसके तहत शुरू हुई थी, इस अर्थ समिट के तहत 1992 में।
जहाँ पर 3 बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स बने थे। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा एजेंडा 21 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा बनाया गया, जहाँ पर UNCCD वॉज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ एजेंडा 21, और तीसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। अब जरा उसके बाद 10 साल बाद फर्स्ट अर्थ समिट के बाद, जो कि 1992 में 2002 में जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे हुआ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्राइमरी आउटकम ऑफ दिस समिट वाज नॉट बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है जी। और यहाँ पर समिट ऑल्सो प्रपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू रिप्लेस द Millennium Development Goals in 2015, and MDGs were agreed upon to UN's Millennium Development Summit in 2000। याद रखिएगा जी, ये भी चीज़, ये 2002 की बात कर रहे हैं हम। और meanwhile, after coming into force UNFCCC in 1994, various parties to the conference led to a legally binding document to reduce GHG to a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate change। अब आया जी क्योटो प्रोटोकॉल, उस समय हुआ 1997 में, जिसको COP3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड मीटिंग हुई थी UNFCCC की क्योटो में। क्योटो कहाँ पर? जापान में। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में एक ट्रीटी साइन की गई थी 2002 तक। देयर वाज अ फ्रेमवर्क कन्वेंशंस अंडर दैम। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्त? ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन हो रही हैं ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बीइंग, तो उनको लिमिट करना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल रखा गया UNFCCC का, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। भाई गोल तो सभी का सेम है, क्लाइमेट चेंज को रोकना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक अलग अलग कंट्री की अलग अलग लेवल पर होगी। क्यों? कुछ बहुत एडवांस कंट्रीज हैं जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही हैं, लाइक US यू कैन से, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एक बंदा बहुत 2000 टाइम्स या 2 लाख टाइम्स मोर देन अ नॉर्मल पर्सन इन द इंडिया और सच डेवलपिंग कंट्री। इसीलिए USA ने ये रेटिफाई ही नहीं किया क्योटो प्रोटोकॉल, और कनाडा भी बाद में 2011 में इस प्रोटोकॉल को छोड़ गया। क्लियर है जी। सेकेंड कमिटमेंट पीरियड इज फ्रॉम 2012 टू 2020, in which only 37 countries have binding targets। सो ये चीज़ भी याद है कि जापान ने, न्यूजीलैंड ने और रशिया ने तो पहले पार्टिसिपेट किया था, बट इन सेकेंड वन दे हैव नॉट कमिटेड। सो क्योटो प्रोटोकॉल क्लियरली सीम टू बी फेलिंग। नेगोशिएशन स्टार्टेड फॉर सेपरेट ट्रीटी अंडर UNFCCC फॉर मेजर्स टू बी टेकन आफ्टर 2020 रिजल्टिंग इन पेरिस एग्रीमेंट। ये भी आपने पढ़ा होगा, पेरिस एग्रीमेंट भी, जो कि हमारे इंडिया और फ्रांस के होलांडे ने साइन किया था। मोदी जी और होलांडे के बीच में हुआ था पेरिस समिट। तो दोस्त ये चीज़ समझ गए आप लोग, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। अब भाई CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, मीटिंग सिंस 1994, हर 2 साल बाद CBD की मीटिंग होती है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाएगा और यूज़ किया जाएगा सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द कंपोनेंट्स। बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सस्टेनेबली यूज़ करना है, और जो बेनिफिट्स अराइज होते हैं कोई भी जेनेटिक रिसोर्सेज से, तो इक्विटेबल शेयरिंग भी होनी चाहिए। अब आइए ये 2 प्रोटोकॉल, क्योटो आपने याद कर लिया, और ये 2 प्रोटोकॉल ज़रूर याद रखने। कार्टिजीना बेसिकली बोलीविया में, साउथ अमेरिका की कंट्री है, वहाँ पर सिटी का नाम है। तो इस प्रोटोकॉल किस चीज़ पे? बायो सेफ्टी पे, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कि भाई बायोडाइवर्सिटी को, विभिन्नता जो हमारा इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी उसको बचाना होगा, किससे? जो नए रिस्क आएंगे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, उनको नई बीमारियां लग सकती हैं, तो उनको बचाना होगा। सो जस्ट रिमेंबर GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को की प्रोटेक्शन, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टिजीना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है जी नगोया प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या था कि भाई जो आप जेनेटिक रिसोर्सेज यूज़ ले रहे हो किसी भी कंट्री से, तो उसको शेयर मिलना चाहिए उसका। सपोजली इंडिया से तुलसी लेके गए हैं, बाहर की कंट्री कोई मेडिसिन बना रही है तुलसी से, सो द शेयर शुड बी गिवन टू आवर कंट्री ऑल्सो, दैट इज नगोया प्रोटोकॉल। सो दैट इज वॉट? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट। तीसरा UNCCD, ये भी बार बार न्यूज़ में,
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। और ये 3 प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या दोस्त, मिट्टी बंजर होती जा रही है, द वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू डेजर्ट्स बिकॉज रेनफॉल कम हो रहा है, क्लाइमेट, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, तो नेचुरली एवरीथिंग विल बी टर्निंग इनटू डेजर्ट, खुली मिट्टी। तो वो मीनिंग है डेजर्टिफिकेशन का। तो आइए ज़रा आप कन्वेंशंस चेक कर लें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी याद रखिएगा, ये भी आपके पेपर में आई हुई है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में शहर है, सो इसका क्या था, ओजोन लेयर डिप्लीशन को ख़त्म करना। क्लियर है। टू रिकवर लॉस्ट ओजोन 1987 में ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी, जो कि पहले वियना कन्वेंशन थी ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन वाज साइंड एंड इट वाज रिमार्केबल सक्सेस। सो स्प्रेंग अप इन 1890s 80s एंड 90s टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो मॉन्ट्रियल समझ आ गया सभी को, दैट इज़ अबाउट ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन का लेयर का जो प्रोटेक्शन करना, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किए थे कि भाई CFC जितनी भी गैसें हैं इनको फेज आउट किया जाए। अगला जी सीधा याद करना है कौन सी कन्वेंशन किसके लिए, क्योंकि ये पूछा जा रहा है। स्टॉकहोम है POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। कोई अगर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हवा में जाता है तो वो परसिस्ट करता है लंबे टाइम तक, तो वो है स्टॉकहोम। दूसरा जी मिनीमाता कन्वेंशन, मरकरी के लिए जी। बेसल कन्वेंशन, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। हैजार्डस वेस्ट इस दूसरी बाउंड्री से इधर, आपने सुना होगा व्हाट इज डंपिंग, इसको कह देते हैं। कोई भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वी आर थ्रोइंग इट इन द वाटर एंड एट टाइम्स वी आर मूविंग इट टू द अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज। सो दिस इज ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट वाला बेसल। अगला जी रॉटरडैम कन्वेंशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ पे है, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना हैजार्डस, जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं विच कैन बी लाइक अ वेरी डिजास्टर्स फॉर द एनवायरनमेंट, तो उनके यूज़ को उसको रोकने के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन। अदरवाइज रॉटरडैम जगह कहाँ पर है जी, रॉटरडैम जगह है मेरे भाई नीदरलैंड में, याद रखिएगा। और जो बेसल है, बेसल इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, ये भी याद रखें। बेसल जो है स्विट्ज़रलैंड में जगह है। रादर बेसल कन्वेंशन एक बैंक्स के रिलेटेड भी है, आपने सुना होगा बेसल कन्वेंशंस विच आर टू बेसल नॉर्म्स विच आर टू बी फॉलोड बाय RBI, बेसल 3 नॉर्म्स। तो वो इकोनॉमी का टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। बेसल कन्वेंशन समझ आ गया जी। सो बेसल नॉर्म्स आर देयर फॉर बैंकिंग ऑल्सो, वी कैन डिस्कस इन द इकोनॉमिक क्लास। Then is we have Vienna Convention, that is for civil liability on nuclear damage। अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज हुआ तो वियना कन्वेंशन, वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। उसके बाद रामसर कन्वेंशन, आप सभी को पता ही है, वेटलैंड्स वाला। और वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड डे, और रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू दैट। अगला जी बॉन कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। बॉन कन्वेंशन किस चीज़ के रिलेटेड है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो है बॉन किसी टाइम पे जर्मनी का पार्ट होता है, कैपिटल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। और जो रामसर है वो ईरान में है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट है जी साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जो कि वाशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। वाशिंगटन कन्वेंशन इज ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। आइए ज़रा जल्दी जल्दी देखिए, हमने अभी अभी जो पढ़ा। 72 में हमने पढ़ा क्या, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो सबसे पहले जिससे अवेयरनेस आई थी इन्वायरमेंट के बारे में। रादर अगर आपको याद हो, इसको पॉलिटी से कनेक्ट करें, इसी 72 के बाद 42nd अमेंडमेंट आई थी 1976 में, जिससे हर जगह पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्वायरमेंट ऐड किया था। अगर आपको याद हो, फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड की 1976 में, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। उसी 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 48A ऐड हुआ है अपने DPSP में। तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि भाई पॉलिटी में भी हमारे चेंजेस इसी एनवायरनमेंट के रिलेटेड बातें हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी का टाइम था जी। नेक्स्ट है जी 1987 में आपको पता चल गया, बर्टलैंड रिपोर्ट आई, आर कॉमन फ्यूचर, ये सारा डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन टू वियना कन्वेंशन 1987, WMO UNEP टुगेदर एज IPCC बनाया 88 में। उसके बाद 1992 आपको पता ही, रियो समिट कहा गया, जिसको आप अर्थ समिट कहते हैं, UNFCC, ये तीनों बनी उस समय ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद 97 में क्योटो प्रोटोकॉल, 2002 में रियो +10 जिसको कहते हैं जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
2012 में हमारा रियो +20 फ्यूचर वी वांट SDGs के बारे फोकस किया गया। तो ये आपको एक फ्लो चार्ट मिल गया जी, आप इजीली देख सकते हैं कैसे कैसे आपको याद रखना। आइए ज़रा क्वेश्चन देखें। ये भी आपने पढ़ा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, दैट वाज बेसिकली दिस प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट ये बेसल कन्वेंशन पिछले 2020 में आया कि भाई एम्ड एट ह्यूमन हेल्थ, तो किससे बचाना बेसल का हजार्डस। पीओपी का आपने अभी पढ़ा बॉन कन्वेंशन, मरकरी का मिनी माता, केमिकल एंड पेस्टिसाइड रॉटरडैम। तो दोस्त आपको हिंट भी कर रहा है यूपीएससी, अगली बारी इन्हीं में से पूछेगा भी, तो पूछ भी सकता है। ये 2019-1 में है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में ये क्या, क्लाइमेट चेंज के बारे, ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, किगाली एग्रीमेंट, जहाँ पर CFC के बारे में मुद्दा शुरू हो चुका है कि भाई किगाली एग्रीमेंट में क्या था कि ऑलरेडी मॉन्ट्रियल से तो आपने बंद कर दिया CFC गैसेस, उसकी जगह आपने शुरू कर दी HCFC। लेकिन अब HCFC ओजोन को तो नहीं डिस्टर्ब कर रही, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर मेकिंग ग्रीन हाउस गैसेज। जो HCFC हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो वो फिर से प्रॉब्लम है। तो इसलिए किगाली एग्रीमेंट एक नया एग्रीमेंट है जिसमें CHGs के बारे में बात की गई। So I hope you people enjoyed this session. You people learned about the conventions, and it's a one of the question which can be asked in your CDS paper in this coming papers, even CAPF or CDS. So I hope you people understood our logic behind these Fatafat series. We will be putting up the series very thoroughly and with a very efficiency. So please do subscribe this channel, do share this video as much as possible. That will be really great for us. So thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.